नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्रीमी लेयर पर मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली आश्वासन से नहीं चलेगा काम, विशेष सत्र बुलाएं। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सितंबर में प्रदेश उत्तराखंड आ सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दून में बड़ी रैली करने की है तैयारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अच्छा होगा अगर मणिपुर भी जाएं। खबर में आगे आपको बताएंगे कि संसद भवन में चाय पर चर्चा, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी और रक्षा मंत्री से पूछा यूक्रेन का हाल। इसी के साथ खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने में फंसे पटना आरआरबी चेयरमैन, सीबीआई का सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्रीमी लेयर पर मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली आश्वासन से नहीं चलेगा काम, विशेष सत्र बुलाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को संसद का सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर के मामले में आरक्षण की स्थिति साफ करनी चाहिए, और इसके साथ ही जिन राज्यों में कांग्रेस, भाजपा और अपना दल की सरकारें हैं उनको भी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। बसपा सुप्रीमो मायावती शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी और उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं की है, और उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र को लगता है कि आश्वासन देने से काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं है, उनको संसद का सत्र बुलाकर इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नीयत अगर साफ है तो उनको संसद का सत्र समय से पहले स्थगित नहीं करना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए और आरक्षण को लेकर पूरी तरह से तस्वीर को साफ करना चाहिए। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में बिल लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है और नौकरियों को खत्म कर संविदा पर कर्मचारियों की तैनाती भी आरक्षण को खत्म करने की ही कोशिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सितंबर में प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दून में बड़ी रैली कराने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, प्रदेश में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर माह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। पार्टी हाईकमान से इसकी सहमति मिल चुकी है। 15 से 20 सितंबर के बीच में उत्तराखंड आ सकते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से देहरादून में जनसभा कराने की तैयारी की जा रही है। उधर बद्रीनाथ व मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पीठ थपथपाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अच्छा होगा अगर मणिपुर भी जाएं, पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर शनिवार को कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड में भूस्खलन से करीब 300 लोगों की मौत हो गई है और हमारी मांग थी कि इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और प्रधानमंत्री ने वायनाड का दौरा किया है, अच्छा होगा अगर वो मणिपुर भी चले जाएं। कांग्रेस सांसद रमेश ने कहा कि बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और संसद के दोनों सदनों में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने जनता की चिंताओं और मुद्दों को उठाया और हम ये बताने में विफल रहे कि बजट में क्या दावे किए गए थे और हकीकत क्या है। वहीं राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कई प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिल रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लोग चिंतित हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात से विपक्ष को अवगत कराया, लेकिन अच्छा होता अगर पीएम मोदी भी बैठक का हिस्सा होते।
उन्होंने पूछा 26 मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं होते? ये कितनी बार संसद आते हैं? रमेश ने कहा कि इस सत्र में जब राहुल गांधी संसद को संबोधित कर रहे थे तो वो उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के लिए 2 बार खड़े हुए थे। मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। लोकसभा में उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, लेकिन उन टिप्पणियों को पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद भवन में चाय पर चर्चा, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी, रक्षा मंत्री से पूछा यूक्रेन का हाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्रवाई स्थगित होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने सदन में मानसून सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा रखा। उन्होंने सदन से पारित विधेयकों के साथ ही निजी संकल्प पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। स्पीकर ने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रोडक्टिविटी 136% रही। सत्र स्थगित होने के बाद अनौपचारिक चाय बैठक में पीएम मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते की। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अनौपचारिक बैठक की तस्वीर में पीएम मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल और चिराग पासवान बैठे नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसदों ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा की शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। दोस्तों, ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता ने अंतरिम सरकार को बधाई दी लेकिन हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र नहीं किया। आखिरकार क्या मजबूरी थी? आपने गाजा के बारे में बात की लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 15वां दिन था। 15वें दिन बैंकिंग से संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए बिल लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में रेलवे विधेयक 2024, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 और द बिल्स ऑफ लैंड बिल 2024 भी शुक्रवार को पेश किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने में फंसे पटना आरआरबी चेयरमैन, सीबीआई का सनसनीखेज खुलासा। जी हां दोस्तों, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा का पर्चा लीक होने में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे परीक्षा का पर्चा लीक करने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर कई कर्मचारियों की मिलीभगत रही। सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे विजिलेंस की जांच में भी इनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई है। पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों से करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई। दरअसल हर अभ्यर्थी से करीब 4-4 लाख रुपए वसूले गए। और आपको बता दें कि यह परीक्षा 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 8 अगस्त को यूपी के 5 और राजस्थान के 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे थे। और इसके साथ ही इस मामले में रेलवे के 4 कर्मचारियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों की तलाशी की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक नियमानुसार 2 भाषाओं में पर्चा तैयार किया जाता है, लेकिन चेयरमैन राजेश कुमार ने सिर्फ अंग्रेजी में ही पर्चा बनवाया और ये पर्चा अपटेक संस्था के पास भेजा गया, जहां अपटेक की गोपनीय टीम ने पर्चे को हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद ही पर्चा परीक्षा केंद्र के लिए 6 अगस्त 2021 की सुबह रवाना किया गया। परीक्षा में अभ्यर्थी बलराम मीना और शिव कुमार को 100 नंबर के पर्चे में 94 अंक मिले थे और इसे क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 40, ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को 30 और एसटी के अभ्यर्थियों को 25 अंक लाने की जरूरत होती है। इसके बाद भी परिणाम में बलराम और शिव कुमार को फेल दिखा दिया गया था। सीबीआई की टीम को जांच में पता चला कि कुछ सेंटर पर रेलवे के कर्मचारी भी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे और उन्होंने कुछ लोगों के लिए सॉल्वर का भी काम किया था। और इस दौरान ही 2 लोग भूप सिंह और जितेंद्र मीना ने पर्चा पाने के लिए रेलवे में तैनात प्रशांत मीना से संपर्क किया था। प्रशांत ने रुपए लिए थे लेकिन वो परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। भूप और जितेंद्र बाहरी लोग थे और इनके बारे में कुछ पता नहीं लगा। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त घोटाला हुआ है, सनसनीखेज खुलासा सीबीआई ने किया और इस घोटाले में रेलवे भर्ती
भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक घोटाला है, इसमें आरआरबी चेयरमैन तक नप चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतीक को हथियाने की कर रहे हैं कोशिश, जिसे उनके वैचारिक परिवार ने किया है अस्वीकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने एक और हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया है। और जहां पर आपको बता दें कि आरएसएस के दूसरे प्रमुख MS गोलवालकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में कांग्रेस के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के फैसले की आलोचना की थी और इसे सांप्रदायिक और सिर्फ बहकाने और नकल करने का मामला करार दिया था। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 1947 में लिखा था कि तिरंगे को हिंदुओं द्वारा कभी अपनाया नहीं जाएगा और ना ही इसका सम्मान किया जाएगा। शब्द 3 अपने आप में एक बुराई है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आरएसएस ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा रंग ही एकमात्र रंग होना चाहिए क्योंकि अन्य रंग सांप्रदायिक विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस ने 2001 तक अपने मुख्यालय में नियमित रूप से तिरंगा नहीं फहराया और जब 3 युवकों ने इसके परिसर में झंडा फहराने की कोशिश की तब जबरदस्ती करने का अपराध बताकर उन पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय प्रतीक को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उनके वैचारिक परिवार ने लंबे समय से अस्वीकार किया है क्योंकि उनके संगठन का कोई इतिहास और प्रतीक नहीं है जिसे भारत अपना मान सके। विशेष रूप से उस दिन जब भारत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना सकते हैं, जिसमें आरएसएस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।